चैनल द ट्रैवलर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो यात्रियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ शेयर किया था, ठीक उसी प्रकार आज हम आपको बद्रीनाथ धाम ले चलेंगे और बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारियों को बताएंगे। वैसे तो मान्यता यह है कि केदार धाम की यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब हम केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ के भी दर्शन प्राप्त करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी दर्शनार्थी अपनी यात्रा ऐसे ही पूरी करते हैं। वह पहले केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद बद्रीनाथ जी की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप अपने लोकल जगह से केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे, इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के बाद आइए हम चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। केदार धाम के रजिस्ट्रेशन पॉइंट सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। तो आप जब भी सोनप्रयाग से निकले, कोशिश करें सुबह सुबह ही निकलें, ताकि आप शाम ढलने से पहले पहले ही बद्रीधाम या बद्रीधाम के नज़दीक जोशीमठ तक पहुंच सकें। अगर किसी कारणवश आप रात के पहले बद्रीनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं जहां आप रात को स्टे कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन रास्तों पर चोपता, चमोली और औली जैसे टूरिस्ट पॉइंट हैं, जहां अक्सर दिल्ली, देहरादून या आसपास के ट्रैवलर्स वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। तो बद्रीनाथ यात्रा के दौरान आप भी इन स्पॉट, इन हिल स्टेशनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो यात्रियों, अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो आपकी बसें इन टूरिस्ट पॉइंट पर शायद ही रुकेंगी। ये बसें इन छोटे छोटे स्पॉट्स पर नहीं रुकती हैं, ये डायरेक्ट आपको अपने डेस्टिनेशन तक ही ले जाती हैं। तो अगर आपके पास समय है और आपका बजट ठीक ठाक है, तो प्राइवेट कार या ट्रैवल कार बुक करके जा सकते हैं। इन हिल स्टेशन के बाद जब आप बद्रीनाथ की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में जोशीमठ पड़ता है। यहाँ एक दिव्य नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो कि शीतकालीन में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना इस जोशीमठ के मंदिर में ही की जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है। यहाँ अच्छा खासा एक मार्केट है, जहाँ ठहरने और खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जोशीमठ से आगे बढ़ने पर रास्ते में आपको हनुमान चट्टी भी पड़ता है, जहाँ हनुमान जी का एक प्यारा सा मंदिर है, जिसका इतिहास यह है कि यहीं पर हनुमान जी ने भीम जी के अहंकार को तोड़ा था। तो दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन जरूर करें। हनुमान चट्टी से लगभग 30 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम पड़ता है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह बद्री विशाल का मंदिर दूर से ही अपनी दिव्यता दर्शाता है। तो दोस्तों, जैसा कि बद्रीनाथ धाम में कोई चढ़ाई या कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। आपकी गाड़ी डायरेक्ट बद्रीधाम के पास तक जा सकती है, जहाँ से कुछ पैदल दूरी पर ही आपको बद्री विशाल जी का मंदिर मिल जाता है। बद्रीनाथ धाम में ठहरने की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे होटल, लॉज व धर्मशालाएँ हैं, जहाँ आप अपने बजट और सुविधा अनुसार रूम और डोमेटरी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर प्रांगण के आसपास काफ़ी सारे धार्मिक संस्था की धर्मशालाएँ भी हैं, जो काफ़ी अच्छे और सस्ते बजट में मिल जाते हैं। बद्री विशाल जी का मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही खुला रहता है। 8 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो अगर आप शाम 6-7 बजे तक बद्रीधाम पहुँच जाते हैं, तो पहले गाड़ी में ही सामान रखकर मंदिर के दर्शन कर लें, क्योंकि होटल बुक करने में समय लग जा सकता है और आप शायद दर्शन से वंचित रह सकते हैं। अच्छा सुझाव है कि पहले गाड़ी में ही अपने सामान को रखकर दर्शन कर लें। दर्शन पश्चात आप होटल या लॉज बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि होटल बुक करके अगली सुबह दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास अच्छा खासा शहर बसा हुआ है, जहाँ सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। मंदिर के पास ही खूबसूरत मार्केट भी है, जहाँ आप अपने परिजनों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। मार्केट में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबा हैं, जहाँ खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बल्कि यहाँ तो आपको कढ़ाई वाले गर्म दूध की दुकान भी मिल जाएगी। पर ध्यान रहे, यह मार्केट 9-9:30 बजे तक बंद हो जाती है। बद्रीधाम में नदी के समीप गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड भी कहते हैं। गर्म पानी के इस दिव्य कुंड में अधिकतर श्रद्धालु स्नान करते हैं, फिर बद्री विशाल जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है, जो कि मंदिर के बाहर से ही शुरू हो जाता है। लाइन के आसपास ही फूल, प्रसाद इत्यादि की दुकानें हैं, जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए चढ़ावा भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या ले जाएं। तो जैसा कि बद्रीनाथ धाम का मौसम हमेशा ही ठंडा रहता है, तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। रेन कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई चढ़ाई या पैदल ट्रैकिंग नहीं है, तो फिर रेन कोट की इतनी आवश्यकता नहीं है। खाने पीने का बहुत सारा सामान भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा मार्केट होने के कारण आपको यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। मेडिसिन की दुकानें भी इन मार्केट में अवेलेबल है, पर आप अपनी ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर रखें।
तो दोस्तों अगर आप श्रद्धालुओं की भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप केदारनाथ व बद्रीनाथ के दर्शन का प्लान सितंबर से अक्टूबर के बीच बनाएं। इस समय भीड़ कम होती है व होटल लॉज के रेट भी सस्ते रहते हैं। तो दर्शनार्थी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। केदारनाथ यात्रा की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय बद्री विशाल जी की।